हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए कॉमन है। जिस एग्जाम में इकोनॉमिक्स है उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेरोजगारी का अर्थ, फिर इसके प्रकार देखेंगे और बेरोजगारी के जैसे वर्तमान में बेरोजगारी का स्तर कितना है और इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी क्या है? देखिए, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है। कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है और उसे काम नहीं मिल पाता। देखिए, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। दोनों व्यक्ति, ये भी क्या कर रहा है? काम ढूंढ रहा है। ये भी काम ढूंढ रहा है और ये भी काम की तलाश कर रहा है। लेकिन देखिए, माना कि बी व्यक्ति को क्या मिल जाता है? काम मिल जाता है। बी व्यक्ति को काम मिल जाता है और ए को काम नहीं मिलता, तो ए व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार। यानी व्यक्ति जो काम ढूंढ रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है तो उसको क्या कहेंगे? बेरोजगार। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति सी व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है? काम नहीं ढूंढ रहा है, वो घर बैठा है। ठीक है, तो ये बेरोजगार नहीं कहलाएगा क्योंकि ये काम नहीं ढूंढ रहा है। और जबकि काम ढूंढ रहा है और उसको काम नहीं मिले तो उसको क्या कहेंगे? हम बेरोजगार कहेंगे। तो देखिए, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है और उसे काम नहीं मिल पाता है तो उसको हम कहेंगे बेरोजगार। बेरोजगारी को सामान्यतः बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है। यानी बेरोजगारी को हम किस रूप में मापते हैं? बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर कितनी है? बेरोजगारी को परसेंट रूप में हम मापते हैं। तो जिसे श्रम बल में शामिल, देखिए यहाँ पर क्या शब्द आया? श्रम बल। तो जिससे श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या है? एक चीज है बेरोजगार व्यक्ति, एक चीज है बेरोजगार व्यक्ति और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? श्रम बल। तो जो बेरोजगार व्यक्तियों की जो संख्या है इसमें किसका भाग दिया जाता है? श्रम बल का। जो एक नंबर है उसमें किसका भाग दिया जाता है? 2 नंबर का। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को किसकी संख्या से भाग दिया जाता है? श्रम बल की संख्या से भाग देकर बेरोजगारी दर को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर सूत्र है बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगार श्रमिक, और इसमें भाग किसका दिया जाता है? कुल श्रम बल। और किसका परसेंट में, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बेरोजगार श्रमिक यानी ऐसे श्रमिक जो काम ढूंढ रहे लेकिन उनको काम नहीं मिलते, वो कहलाते हैं बेरोजगार श्रमिक। और कुल श्रम बल, और कुल श्रम बल में क्या आता है? जो लोग इसमें ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों मिला के क्या किस में आते हैं? कुल श्रम बल में आते हैं। यानी देखिए, वह व्यक्ति जो काम ढूंढ रहा है और जिसको, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? पहली चीज व्यक्ति क्या कर रहा है? काम ढूंढ रहा है। दूसरी चीज कि वे लोग भी शामिल है जिनको काम मिल जाते हैं और वे भी शामिल है जिनको काम नहीं मिलता, लेकिन क्या है? काम ढूंढ रहा है। इसमें सी व्यक्ति शामिल नहीं है क्योंकि ये काम नहीं ढूंढ रहा है। तो देखिए, श्रम बल को हम एक बार वापस समझते हैं। श्रम बल क्या होता है? देखिए, श्रम बल क्या होता है? श्रम बल क्या होता है? लेबर फोर्स। श्रम बल को क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। तो इसमें क्या आता है? रोजगार प्राप्त व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है वो भी इसमें आता है, प्लस बेरोजगार लोगों की संख्या, यानी वह व्यक्ति जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम नहीं मिलता, वे भी इसमें शामिल होते हैं। तो श्रम बल में रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों प्रकार के लोग शामिल होते हैं। अब देखिए, जो रोजगार प्राप्त लोग हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यबल भी कह सकते हैं, उसको कार्यबल भी कहते हैं। कार्यबल को हम क्या कहते हैं? वर्क फोर्स कहते हैं। और श्रम बल को क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं। तो देखिए, जो वर्क फोर्स है उसको क्या कहते हैं? जो काम ढूंढने पर मिल जाता है, यानी जो काम ढूंढ रहे हैं और उनको काम मिल जाता है वो क्या कहलाते हैं? वर्क फोर्स। यानी वर्क फोर्स में कौन से लोग शामिल होते हैं? जो काम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में काम पर लगे हुए हैं। यानी वर्क फोर्स में कौन से लोग शामिल हैं? जो वर्तमान में काम पर लगे हुए हैं। और बेरोजगार लोग कौन होते हैं? जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला, यानी जो घर पर बैठे हैं। तो देखिए, अब यहाँ से इस सूत्र से हम बेरोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
देखिए ये हमारी बेरोजगारी। तो बेरोजगार लोगों की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए ये हमारा श्रम बल है, श्रम बल में से रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या को घटा देंगे। श्रम बल में से रोजगार प्राप्त लोग यानी लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटा देंगे। देखिए बेरोजगारी क्या होगी? श्रम बल माइनस कार्य बल यानी लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो इस सूत्र की सहायता से हम बेरोजगारी ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये हो गया बेरोजगारी का एक तरीका, तो ये हो गया श्रम बल माइनस कार्य बल। ये याद रखना, ये सूत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बेरोजगारी क्या है? श्रम बल माइनस कार्य बल। और दूसरा सूत्र क्या है जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा? बेरोजगारी का सूत्र क्या है कि बेरोजगार लोगों की संख्या, बेरोजगार लोगों की संख्या, और इसमें किसका भाग दिया जाता है? कुल श्रम बल का। किसका भाग दिया जाता है? कुल श्रम बल और इनटू 100 किया जाता है। तो देखिए ये इसमें जो बेरोजगारी प्राप्त होती है वो प्रतिशत के रूप में प्राप्त होती है और इसमें बेरोजगार लोगों की संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारे, आपने बेरोजगारी का अर्थ समझ लिया होगा कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार वापस देखिए कि देखिए व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो उसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी। और इसको हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी भी कह सकते हैं। कौन सी बेरोजगारी? अनैच्छिक बेरोजगारी। काम ढूंढ रहा है लेकिन काम नहीं मिला तो अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है। और जबकि अगर कोई काम नहीं ढूंढ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऐच्छिक बेरोजगार, यानी अपनी इच्छा से बेरोजगार। यानी देखिए एक व्यक्ति क्या कर रहा था? एक व्यक्ति काम ढूंढ रहा था लेकिन काम नहीं मिला, तो उसको क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगार। अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। और ये क्या कर रहा है? काम नहीं ढूंढ रहा है, काम ढूंढ ही नहीं रहा है, तो इसको काम नहीं मिला, यानी अपनी मर्जी से घर बैठा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगार। ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, यानी ये क्या कर रहा है? काम करने को तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। ये काम करने को तैयार है लेकिन काम उसको नहीं मिलता, तो इसको क्या कहेंगे हम? अनैच्छिक बेरोजगार। क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगार। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है कि काम करने को तैयार लेकिन काम नहीं मिलता, तो उसको क्या कहेंगे हम? अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में क्या होता है? देखिए विकसित देशों में काफी पैसा होता है। विकसित देशों में काफी पैसा होता है और जो नौकरियां हैं वो भी काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो उसमें सामान्यतः कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? ऐच्छिक, यानी लोग अपनी इच्छा से घर पर बैठे रहते हैं। और ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो मिल रहा है लेकिन काम करने को तैयार नहीं है व्यक्ति। काम तो मिल रहा है लेकिन काम करने को तैयार नहीं है व्यक्ति, तो इसको कहेंगे हम ऐच्छिक बेरोजगारी। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नमूना यानी सैंपल यानी प्रतिदर्श। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO क्या करता है? भारत में गरीबी के आंकड़े इकट्ठे कौन करता है? NSSO। ये भारत में गरीबी के आंकड़े इकट्ठे करता है, यानी गरीबी के बारे में जानकारी कौन देता है? NSSO देता है। अब देखिए किसी व्यक्ति की निम्नलिखित गतिविधि स्थितियों के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है, यानी NSSO कितने प्रकार से? 3 प्रकार से गरीबी की परिभाषा देता है। NSSO ने गरीबी की 3 प्रकार की परिभाषा दी है। देखिए पहली परिभाषा क्या है? डेली स्टेटस अप्रोच यानी दैनिक स्थिति दृष्टिकोण। अब देखिए दैनिक स्थिति दृष्टिकोण में क्या है कि व्यक्ति को दिन में 1 घंटे भी काम नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति उस दिन के लिए क्या माना जाएगा? बेरोजगार। यानी देखिए दिन में
दिन में 1 घंटे भी काम नहीं मिले, दिन में 1 घंटे भी काम नहीं मिले तो वह व्यक्ति उस दिन के लिए बेरोजगार माना जाएगा। देखिए, इस दृष्टिकोण के तहत व्यक्ति बेरोजगार की स्थिति को संदर्भ में सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए मापा जाता है, और जिस व्यक्ति के पास दिन में 1 घंटे के लिए भी कोई लाभकारी काम नहीं होने, दिन में 1 घंटे भी काम नहीं मिले तो उसको बेरोजगार कहेंगे। अब देखिए, दूसरी परिभाषा क्या है, वीकली स्टेटस अप्रोच, यानी यह सप्ताह में मापा जाता है, पूरे सप्ताह में। देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 दिनों में किसी भी दिन 1 घंटे भी काम नहीं किया हो, 1 घंटे भी काम नहीं किया हो, 7 दिनों में 1 घंटे भी काम नहीं मिला हो तो उसको क्या कहेंगे हम, वीकली स्टेटस अप्रोच। तो देखिए, एनएसएसओ ने कितनी परिभाषाएं दी है, 3 परिभाषाएं, उसमें से 2 हो गई, एक तो है डेली स्टेटस अप्रोच और दूसरा है वीकली स्टेटस अप्रोच। डेली यानी जिस दिन 1 घंटे भी काम नहीं किया उसको उस दिन के लिए वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा, और सप्ताह में एक भी दिन काम नहीं किया तो उसको वीकली स्टेटस अप्रोच के हिसाब से बेरोजगार माना जाएगा। तीसरी परिभाषा क्या है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यानी सामान्य स्थिति दृष्टिकोण। ये क्या कहता है कि यह उन व्यक्तियों का अनुमान देता है जो बेरोजगार थे या 365 दिनों के दौरान बड़े समय तक उनके पास कोई लाभकारी काम नहीं मिला, यानी लंबे समय तक कोई काम नहीं मिलने, उसको क्या कहेंगे, यूजुअल स्टेटस अप्रोच। इसको सामान्यतः 365 दिन ले गए कि 1 साल तक उनको कोई रोजगार नहीं मिला। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, भारत के एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयुक्त नहीं की जा रही विधि की पहचान कीजिए। अब देखिए, एनएसएसओ की हमने अभी 3 प्रकार की परिभाषा या विधियां देखी, इनमें से कौन सी विधि नहीं है। तो देखिए, वर्तमान दैनिक स्थिति अभी पढ़ा था कि दैनिक स्थिति के आधार पर, साप्ताहिक भी पढ़ा लेकिन हमने मासिक नहीं पढ़ा, मासिक आधार पर कोई भी बेरोजगार की गणना नहीं की जाती है एनएसएसओ द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, देखिए बी और सी, इसके आधार पर तो गणना की जाती है और ए के आधार पर गणना नहीं की जाती, तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहले बेरोजगारी कौन सी है, देखिए बेरोजगारी के प्रकार में सबसे पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, और इसको हम अल्प रोजगार भी कह सकते हैं, अल्प रोजगार। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक लोग क्या होते हैं, काम पर लगे होते हैं, आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं। और देखिए, भारत में ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्र में यह बेरोजगारी पाई जाती है। और अब देखिए, इस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता क्या होती है, सीमांत उत्पादकता 0 होती है। अब देखिए, सीमांत उत्पादकता क्या होती है कि जैसे कोई काम है, उसमें जैसे 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, किसी काम में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति लगे हुए हैं और दोनों व्यक्ति मिलकर 500 रुपए के बराबर कार्य कर रहे हैं। अब इसी काम में तीसरा व्यक्ति भी आ गया, लेकिन देखिए एक व्यक्ति और आ गया, तो अब कितने हो गए, 3 व्यक्ति, तो तीनों व्यक्ति मिलकर कितना उत्पादन कर रहे हैं, 500 रुपए के बराबर उत्पादन कर रहे हैं। तो देखिए, 2 व्यक्ति 500 के बराबर उत्पादन कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति आया फिर भी 500 के बराबर उत्पादन, यानी तीसरे व्यक्ति, यानी जो लास्ट एक व्यक्ति आया उसका उत्पादन क्या है, उसका उत्पादन में योगदान 0, यानी जो एक इकाई यानी एक श्रमिक हमने बढ़ाया तो उसकी वजह से जो भी उत्पादन होगा उसको हम कहेंगे सीमांत उत्पाद। तो यहाँ पर इसकी वजह से, तीसरे व्यक्ति की वजह से 0 उत्पादन हुआ तो उसको कहेंगे इसका सीमांत उत्पाद क्या है, 0 यानी 0 है। तो देखिए, यहाँ पर कृषि, देखिए प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, इसको हम अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं, अल्प रोजगार भी कहते हैं। तो इसमें सीमांत उत्पादकता क्या होती है, 0 होती है, यानी 0 होती है। और देखिए, ये जो छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसकी परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इसके द्वारा परिभाषा दी गई। बाद में क्या है, प्रोफेसर रेगनर नैक्सन ने इसे अदृश्य बचत संभावना तथा पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में देखा। देखिए, प्रोफेसर रेगनर नैक्सन ने इसे अदृश्य बचत संभावना तथा पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में देखा। और देखिए,
ये जो बेरोजगारी है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कुल कितने 6 पॉइंट है और 6 के 6 पॉइंट में से प्रश्न बनते हैं, 6 के 6 पॉइंट में से प्रश्न बनते हुए और सभी पॉइंटों से प्रश्न आए हुए। देखिए ये पहली जो लाइन है ये तो क्या परिभाषा हो गई कि आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हैं, कि जैसे ये देखिए 2 लोगों का काम है, तीसरा आ गया तो इसका कोई उत्पादन में योगदान रहा ही नहीं, तो इसको कहेंगे छिपी बेरोजगारी। और सामान्यतः ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि और असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। और सीमांत उत्पादकता क्या होती है, इसमें 0 होती है। और सर्वप्रथम किसने दी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। और रेगनल नेल्सन ने इसे आदर्श बचत संभावना और पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में देखा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में यह बेरोजगारी पाई जाती है। अब देखिए हम छिपी हुई बेरोजगारी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी विद्यमान है। ये कथन अभिकथन क्या है, सत्य है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी विद्यमान है क्योंकि ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब विद्यमान है। और कारण, इसका तर्क क्या दिया गया है कि मार्जिन पर कृषि उत्पादकता 0 के समीप है। देखिए यहाँ पर क्या है, मार्जिन पर कृषि उत्पादकता, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या है, सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता। इसी को बदल कर क्या लिखा है, मार्जिन पर कृषि उत्पादकता को 0, ये क्या है 0 के समीप। तो देखिए हमने भी पढ़ा कि सीमांत उत्पादकता किसके पास करीब है, 0 के करीब है। ये देखा अभी हमने, इसमें कौन सा पॉइंट है, ये सीमांत उत्पादकता 0 होती है, यानी 0 के आसपास होती है। तो हमारा दोनों सही है। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। अब ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी कौन सी होती है। देखिए भारत में बहुत तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। उसमें से देखिए सबसे पहले कौन सी, प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। इसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी दूसरे नंबर पर पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी, यानी अधिकांश, यानी सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न। अगर ये प्रच्छन्न ऑप्शन में नहीं होता तो इसकी जगह कौन सा होता है, संरचनात्मक सही होता है। ये ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि प्रच्छन्न है तो सबसे ज्यादा प्रच्छन्न, और प्रच्छन्न नहीं है तो फिर संरचनात्मक। अब देखिए ये बिल्कुल सेम प्रश्न है। देखिए भारत में अधिकांश बेरोजगारी का स्रोत है, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, प्रच्छन्न, यानी यहाँ पर आंसर है छिपी हुई बेरोजगारी। अब यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी ऑप्शन में नहीं है तो इसकी जगह आंसर कौन सा आएगा, देखिए सबसे ज्यादा प्रच्छन्न और इसके बाद क्या आएगी, संरचनात्मक। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब देखिए अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी, यानी अदृश्य बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि और असंगठित, कृषि और असंगठित। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, कृषि क्षेत्र में, सी ऑप्शन सही है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, यहाँ तक कि देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए हमारी अगली बेरोजगारी कौन सी है, मौसमी बेरोजगारी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, इसमें लोगों को क्या होता है कि किसी विशेष मौसम में रोजगार मिलता है और जैसे ही मौसम चेंज हुआ उनका रोजगार समाप्त हो जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि कृषि कार्य। अब देखिए कृषि में रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों फसलें होती है। तो देखिए ये जो फसल है ये वर्षा ऋतु में होती है, ये रबी की फसल सर्दियों में होती है और ये गर्मियों में होती है। अब देखिए खरीफ की फसल अधिकतर लोग कौन सी खेती करते हैं, खरीफ की, क्योंकि ये इस पर निर्भर करती है, ये वर्षा पर। जैसे ही वर्षा समाप्त हुई, अब देखिए जैसे ये फसल खरीफ की फसल इन्होंने ले ली, अब कौन सी शरद ऋतु में रबी की फसल की बुआई का टाइम आ गया। रबी की फसल जैसे गेहूं,
गेहूं, चने। अब इनके लिए क्या जरूरत होगी? इनके लिए लोगों को पानी, सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी। अब देखिए, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं होंगे वो रबी की फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे। और भारत में सिंचाई सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है, यानी आधे से ज्यादा भाग सिंचित नहीं है, तो रबी की फसल में बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब देखिए, जायद की फसल ये भी पूर्णतः पानी पर निर्भर है। तो देखिए, जो लोग खरीफ की खेती करते हैं वह सभी रबी की खेती नहीं कर पाते, यानी यहाँ पर काफी लोग क्या हो जाते हैं, खरीफ की फसल लेने के बाद काफी लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। अब देखिए, खरीफ के मौसम में क्या होंगे, लोगों के पास रोजगार होगा खरीफ के मौसम में, और रबी और जायद के मौसम में क्या हो जाएंगे, वे बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, ये एक प्रकार की बेरोजगारी जो वर्ष में कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। देखिए, कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिल जाता है। जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब देखिए, भारत में खेतीहर मजदूरों के पास वर्ष भर काफी कम कार्य होता है, यानी खेती में काम करने वाले लोगों के पास पूरे वर्ष में कम काम होता है। अब देखिए, इसी में देखिए, एक तो उदाहरण लिया हमने कृषि का लिया, एक उदाहरण हमने किस लिया, कृषि में। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, देखिए, वाटर पार्क या मनोरंजन पार्क। वाटर पार्क या मनोरंजन पार्क, तो देखिए, लोग वाटर पार्क और मनोरंजन पार्क में कब जाते हैं? लोग वाटर पार्क और मनोरंजन पार्क में कब जाते हैं? गर्मियों में जाते हैं। कब जाते हैं? गर्मियों में। ज्यादातर लोग गर्मियों में जाते हैं, और सर्दियों में कोई भी लोग नहीं जाता। सर्दियों में लोग नहीं जाते या बहुत ही कम जाते, क्योंकि सर्दियों में ठंड का मौसम है, बीमार होने का खतरा रहता है, तो लोग जाना बंद कर देते हैं, तो इनके पास रोजगार कम हो जाता है। तो देखिए, ये लोग क्या होते हैं, सर्दियों में बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, तो उसकी बिक्री सर्दियों में बंद हो जाती है, तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है कि विशेष मौसम में रोजगार मिलता है। अब अगली बेरोजगारी कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें मेन चीज ये देखिए, उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन के कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। देखिए, उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन। देखिए, ये बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने के कारण ये बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए, जैसे ये एक कंपनी है, इसमें जैसे 10 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है। अब यहाँ पर देखिए 20 लोग बेरोजगार है, और एक कंपनी है, इसमें 10 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है। अब देखिए, अब इसमें जैसे माना कि कंप्यूटर, ये जो 10 लोग हैं, 10 लोग इनको क्या आना चाहिए? कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंप्यूटर। इनको कंप्यूटर आना चाहिए। तो देखिए, माना कि ये 20 लोग हैं, 20 में से 7 लोगों को कंप्यूटर आता है, तो यहाँ पर कितने? 7 लोगों को रोजगार मिल गया, बाकी 13 लोग बेरोजगार है। अब देखिए, माना कि अगर इनमें से और लोगों को कंप्यूटर आता तो 3 लोगों को और रोजगार मिल जाता। तो यहाँ पर जो ये बेरोजगारी है, इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी लोगों के पास कौशल नहीं है, इस वजह से बेरोजगार है। जबकि यहाँ पर देखिए, नौकरी तो उपलब्ध है लेकिन कौशल नहीं है। भारत में बहुत से लोगों की आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती है, तथा शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। और देखिए, शिक्षा का स्तर भी क्या है? ज्यादा नहीं है, तो प्रशिक्षण देना भी मुश्किल है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली क्षमता और ज्ञान के बीच अंतर है, यानी जो नियोक्ता है उसको जो क्षमता चाहिए लोगों में, और लोग के पास जो ज्ञान है, उनके बीच क्या है? अंतर है। तो इस वजह से ये बेरोजगारी पाई जाती है। यह आमतौर पर मंदी, गैर औद्योगिकीकरण आदि जैसे परिवर्तनों के कारण होता है। इसीलिए अलग अलग कौशल मांगों के कारण व्यक्ति अर्थव्यवस्था में काम नहीं कर सकते। संरचनात्मक बेरोजगारी का शीर्ष कारण भौगोलिक, व्यापक आर्थिक परिवर्तन और वेतन संबंधित है। देखिए, यहाँ पर क्या है? भौगोलिक आर्थिक परिवर्तन, व्यापक आर्थिक परिवर्तन।
यानी अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है। तो क्या है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के अनुसार लोग अपडेट नहीं हो पाते, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। संरचना में बेरोजगारी का इलाज कुशल कार्यबल प्रशिक्षण और भौगोलिक बाधाओं को तोड़ना है। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, कुशल प्रशिक्षण देना चाहिए लोगों को और भौगोलिक बाधाओं को तोड़ना चाहिए। ये संरचना में बेरोजगार, और इसमें मेन जो लाइन है, मेन ये पहली लाइन ही है, पहली दूसरी लाइन मेन है कि क्या है, लोगों के पास कौशल कम है जो कि नौकरी के लिए चाहिए, इस वजह से वो नौकरी उन लोगों को नहीं मिल पाती। ये थी हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी। अब आगे चलते हैं हम। देखिए चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये किससे संबंधित है, व्यापार चक्र से संबंधित। ये किससे संबंधित है, व्यापार चक्र। देखिए यहाँ पर ये समय, यहाँ पर अर्थव्यवस्था की विकास दर या वृद्धि दर। अब देखिए जैसे ये एक अर्थव्यवस्था ये बढ़ रही है, और ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि इस प्रकार से होती है कि देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था की विकास दर मानना कि बहुत ही ज्यादा है, 10% के हिसाब से अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। और यहाँ पर जैसे कोविड का समय है तो अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर यानी माइनस में भी चली जाती है विकास दर। तो देखिए जब अर्थव्यवस्था की विकास दर ऊंचे स्तर पर होती है तो लगभग सभी लोगों को क्या मिलता है, रोजगार। यानी अर्थव्यवस्था में तेजी होती है। यहाँ पर क्या, अर्थव्यवस्था में तेजी में क्या होती है, वस्तुओं की मांग भी अधिक होती है। वस्तुओं की मांग अधिक होती है, इसलिए रोजगार भी अधिक होता है और बेरोजगारी कम होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर होती है मंदी। मंदी के समय क्या होती है, वस्तुओं की मांग क्या होती है, कम। अब देखिए वस्तुओं की मांग कम होती है, फैक्ट्री क्या होगी, फर्म जो भी उद्योग होगा वो कम वस्तु को उत्पादन करेगा, क्योंकि वस्तुओं की मांग कम है। और कम वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वो क्या करेगा, श्रमिकों को काम से निकाल देगा। यानी वस्तुओं की कम मांग के कारण श्रमिकों को काम से निकाल देगा, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। तो क्या होगा, मंदी के समय बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास वापस बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ जाएगा। तो देखिए ये व्यापार चक्र का परिणाम ये है, मंदी के दौरान जहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, मंदी के दौरान क्या होगा, देखिए मंदी यहाँ पर है तो मंदी के दौरान क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये इसका उदाहरण ले सकते हैं हम अभी, जैसे कोविड के कारण क्या है, काफी लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई और आर्थिक विकास के साथ घटती है। और जैसे जैसे आर्थिक विकास है, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा तो बेरोजगारी क्या होगी, घटेगी। जब व्यापार चक्र अपने चरम पर होते हैं, यानी ऊपर के स्तर पर होते हैं, तो चक्रीय बेरोजगारी कम होगी। देखिए चक्रीय बेरोजगारी क्या होगी, जैसे चरम पर होंगी व्यापार चक्र तो बेरोजगारी कम होगी। और ऊपरले स्तर पर क्या हो, ये ऊपर वाला स्तर है, यहाँ पर उत्पादन भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो व्यापार चक्र कम होता है तो चक्रीय बेरोजगारी बढ़ेगी। चक्रीय बेरोजगारी का इलाज देश की जीडीपी को बढ़ाकर चक्रीय बेरोजगारी को ठीक किया जा सकता है। देखिए देश की जीडीपी बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, चक्रीय और घर्षण जनित बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर एक तो क्या है, चक्रीय जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न होती है, और दूसरी घर्षण जनित, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। घर्षण जनित बेरोजगारी में क्या होता है कि लोग, जैसे ये कोई व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक कंपनी से काम छोड़ के किसी अन्य कंपनी में काम करने के लिए जाता है। तो जैसे यहाँ पर माना कि महीने की 1 तारीख को काम छोड़ा, तो अन्य कंपनी में काम मिलते हुए जैसे इसको 10 तारीख को यहाँ पर काम मिला, तो बीच में ये कितने 9 दिन बेरोजगार रहा। तो इसको क्या कहेंगे हम, घर्षण जनित बेरोजगारी। यानी एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने पर बीच की अवधि होती है जहाँ पर रोजगार नहीं मिलता, उस व्यक्ति को उसको बोलते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी कौन से देशों में पाई जाती है, सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। ये बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। कौन सी, चक्रीय और घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी में क्या होता है, एक कंपनी से बी कंपनी में व्यक्ति गया,
तो जैसे यहाँ पर 1 तारीख को काम छोड़ा और यहाँ पर 10 तारीख को काम पर लगा, बीच में कितने 9 दिन ये काम पर नहीं गया, तो इसको क्या कहेंगे, घर्षण बेरोजगारी। तो देखिए ये यहाँ से काम छोड़कर यहाँ पर गया, यानी अपनी इच्छा से गया, तो ये अपनी इच्छा से गया, 9 दिन इसी वजह से घर पर बैठा रहा, तो इसको स्वैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक कंपनी से काम नहीं छोड़ता तो इसको घर पर नहीं रहना पड़ता। देखिए घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति नई रोजगार की तलाश या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा है, तो यह नौकरी के बीच अंतराल को यानी बीच के समय अंतराल को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी को नई नौकरी खोजने या नई नौकरी में स्थानांतरित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और यह अपरिहार्य समय की देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है। इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए सुभेद्य रोजगार में क्या होता है कि जैसे ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, काम पर तो लगा हुआ है, लेकिन कौन से क्षेत्र में, असंगठित है, असंगठित या अनौपचारिक। अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो इसके कार्य का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, कार्य का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो इस वजह से इसके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होता है, इसके स्वास्थ्य की कोई सुरक्षा नहीं होती, इसको कहेंगे सुभेद्य रोजगार। देखिए सुभेद्य रोजगार किसको कहते हैं, इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से कार्य करें, यहाँ पर अनौपचारिक रोजगार। इस प्रकार इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती, इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि इनके रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया जाता, इनके रोजगार का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता। यह भारत में मुख्य बेरोजगारी प्रकारों में से एक है, यह भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की मुख्य बेरोजगारी। लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम एक शानदार प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिया, ये प्रश्न लिया मैंने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर से लिया मैंने, जो 2021 में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी कंप्लीट हुई, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर से। तो देखिए संघर्ष जनित या अस्थायी बेरोजगारी, देखिए संघर्ष जनित या अस्थायी बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के लिए एक रोजगार से दूसरे रोजगार की बीच की अवधि में जो घर पर बैठे रहते हैं उसको संघर्ष जनित बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको दूसरा नाम है पन्यावर्त या टर्नओवर बेरोजगारी, टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए घर्षण जनित बेरोजगारी पूर्ण रोजगार में भी बनी रहती है। देखिए ये जो बेरोजगारी है ये पूर्ण रोजगार में भी बनी रहती है, यानी देखिए अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ण रोजगार, फिर भी ये बेरोजगारी पाई जाती है क्योंकि इसको क्या कहते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी। व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जा रहा है तो वह स्वेच्छा से बेरोजगार है। देखिए घर्षण जनित बेरोजगारी को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट या पन्यावर्त बेरोजगारी यानी टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है, रिप्लेसिंग एन एम्प्लॉय विद ए न्यू एम्प्लॉय, यानी पुराने कार्य की जगह नए कार्य से प्रतिस्थापित करना, यानी एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं मैं, हमारी ये मेन कौन सी है, संघर्ष जनित यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर संघर्ष जनित यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसको किस किस नामों से जाना जाता है। एक तो देखिए स्वैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, प्राकृतिक बेरोजगारी यानी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल यानी प्राकृतिक बेरोजगारी भी कहते हैं।
और इसको क्या कहते हैं? पन्यावर्त बेरोजगारी यानी टर्नओवर। टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी को कहते हैं। ये सारे नाम याद रखना। अब देखिए यहाँ पर बेरोजगारी से संबंधित कुछ आंकड़े, कुछ क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित कौन करता है? तो NSSO, ये मैंने शुरू में बताया, NSSO। भारत में बेरोजगारी की किस में पाई जाती है? भारत में कौन सी किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए, भारत में ग्रामीण अल्प बेरोजगारी भी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण अल्प रोजगार। इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और चक्री बेरोजगारी भी पाई जाती है, और संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। भारत में सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब देखिए, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रधानता में देखने को मिलती है? तो कृषि में देखिए, सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा, यानी इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न या अदृश्य। अदृश्य यानी छिपी हुई बेरोजगारी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर भारत लिखा है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी, और यहाँ पर कृषि में कौन सी बेरोजगारी? तो देखिए, कृषि में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी होती है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है छिपी बेरोजगारी, उसके बाद संरचना में। मौसमी बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है, ये भी मैंने बताया। घर्षणात्मक बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ये सभी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए, विशास, ये हमारा डी ऑप्शन सही है। आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हुए, आवश्यकता से अधिक लोगों का काम पर लगे होना, इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? देखिए, भारत में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य भी पाई जाती है। अब देखिए, सर्वाधिक अगर एक पूछा जाएगा तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन देखिए मौसमी बेरोजगारी भी काफी मात्रा में पाई जाती है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है कि दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अब देखिए, ये हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी हुई है? तो भारत में वर्तमान में सबसे गंभीर समस्या कौन सी है? शिक्षित बेरोजगारी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या वर्तमान में सबसे गंभीर है, और ये कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र की प्रमुख समस्या शिक्षित बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित। हमारा एक और दो सही होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी, इसका उत्तर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी ये सामान्य रूप से पाई जाती है। देखिए, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है, तो कुछ महीनों के दौरान इसको क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी, कि कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस नाम से जाना जाता है? इसको अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, ये सब इसी के नाम है। या इसको और भी एक नाम इसका और भी है, अदृश्य बेरोजगारी। ये सभी इसी के नाम है।
अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी की धारणा किसने दी सबसे पहले? तो जॉन रॉबिन्सन ने। बेरोजगारी की दर ज्ञात करने का सही फॉर्मूला। बेरोजगारी क्या है? देखिए बेरोजगार कुल बेरोजगार और इसके बटे में क्या आएगा? लेबर फोर्स यानी कुल श्रम शक्ति और इंटू 100 आएगा। तो यहाँ पर 1000 ये गलत है और ये हमारा ए ऑप्शन सही है। बेरोजगारी की संख्या बटेगा कुल श्रम शक्ति और इंटू 100 आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर ज्ञान की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी, देखिए इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या है? रोजगार तो है लेकिन कौशल नहीं। रोजगार तो है लेकिन उस रोजगार के लिए आवश्यक कौशल नहीं है, तो इसलिए रोजगार से निकाल दिया जाता है, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। किसी देश की श्रम शक्ति में किन्हें गिना जाता है? श्रम शक्ति में 15 से 65 वर्ष, 15 से 65 या 15 से 64 भी आ सकता है इसके लिए। 15 से 65 वर्ष आयु वर्ग को श्रम शक्ति में गिना जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। और एक चीज इसमें और देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में बेरोजगारी का स्तर क्या है? तो देखिए वर्ष 2019-20 में ये PLFS की रिपोर्ट है, यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो देखिए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रिपोर्ट NSSO द्वारा कब से? 2017 से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो देखिए 2019-20 इसमें बेरोजगारी कितनी थी? 4.8% थी। 2020-21 में ये बेरोजगारी घटकर कितनी होगी? 4.2%। और अभी वर्तमान 21-22 वर्तमान रिपोर्ट जो कौन से 21-22 इसमें 4.1%। तो ये आंकड़े याद रखना। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे उसमें कौन सा आंकड़ा याद रखना है? उसके हिसाब से भी याद रखना है। 2020-21 का 4.2%। ये हमारी क्या है? बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कंप्लीट स्टडी करनी है तो चैनल पर बने रहिए। आगे भी इससे संबंधित लगभग सभी टॉपिक पर मैं क्लास लाने वाला हूँ। धन्यवाद।